हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी के आपके अपने ही परिवार रविन की पाठशाला पे। और जितने भी लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं सभी को पता होना चाहिए कि एग्जाम डेट निकल चुका है। 24 सितंबर से स्टार्ट है। पता ना कि आपका एग्जाम कब हो जाएगा। तो 24 तारीख को फोकस लेकर चलिए और उतना ही समय के अंदर अपनी प्रैक्टिस को जारी रख के तैयारी को 100% कर दीजिए। और आप सेटिंग उटिंग के भरोसे ना पड़े, क्योंकि इस बार सेटिंग होने के चांस बहुत कम है। 10% भी बोले तो वो ज्यादा हो जाएगा। तो सेटिंग के चक्कर में यदि आप पढ़ रहे हैं तो आप अपने भविष्य को खराब कर रहे हैं। अभी भी आपके पास समय है। प्रैक्टिस सेट लगातार कीजिए मेरे साथ, प्रीवियस ईयर और मॉडल प्रैक्टिस सेट। एक बार तो मैं आपको करा ही दूंगा, साथ में एक दो बार खुद से आप बुक लेकर के रगड़ डालिए, सबको याद कीजिए, रटिए, समझिए। इसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अपने दम पे नौकरी लीजिए, सेटिंग के भरोसे बैठिएगा तो आपका समय बर्बाद चला जाएगा और फिर बाद में सोचिएगा काश मैं तैयारी कर लेता तो मैं निकाल लेता। तो ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, बाकी आप समझदार हैं। हम स्टार्ट करें मैथमेटिक्स से। पहले मैं आपको मैथमेटिक्स इस मॉडल सेट का करा दूंगा, उसके बाद सुबह सर जी आपको कराएंगे साइंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स का है ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है, उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग कितना है जिसे 12, 16 और 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 6 शेषफल बचता है और वह संख्या 9 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। तो यहां तक तो आप जानते हैं कि 6 शेषफल बचेगा। तो आप कैसे बनाइएगा, तो इसका एलसीएम निकाल के उसमें 6 जोड़ दीजिएगा। लेकिन इसमें एक नया चीज फेंट दिया गया है कि 9 से पूर्णतः विभाजित भी होना चाहिए वो संख्या। तो सबसे पहले डियर कि 12, 16 और 20 का जब आप एलसीएम निकालिएगा, किसका, 12, 16, 20 का जब इसका आप एलसीएम निकालिएगा, तो एलसीएम निकालने का हम लाजवाब तरीका आपको बता चुके हैं। कैसे निकालना है, आप किसी भी संख्या को ले सकते हैं। इसमें मान लेते हैं कि हम 16 और 20 लेते हैं, तो इसका जो एलसीएम होता है 80 होता है। अब 80 और 12 ले लीजिए। जब 80 और 12 लीजिएगा तो इसका जो एलसीएम होगा ना वह हो जाएगा कितना, 420। 80 के पहाड़े में 420 आ जाएगा और साथ में 12 के पहाड़े में 420 आएगा। 12 तिया 36 और बच जाएगा 7 और 0, 6 0, 12 25 60, यानी कि 35 मरतबे लग जाएगा। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वह 420। आप चाहे जैसे भी निकालने आता है वैसे निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। अब अगर सिर्फ यहां तक क्वेश्चन बोलता है कि 6 शेषफल बचता है, तो आंसर में इसमें 6 जोड़ देते और बोलते 426। लेकिन आगे यह बोला गया है कि जो संख्या होगा ना वह 9 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, तब इसके अंकों का योगफल बताना है। तो क्या इसमें लगेगा 9 से भाग या नहीं, 4 और 2 6 और 6 12, अंक का योग 12 आएगा तो 9 से भाग नहीं लगेगा। जब अंक का योग 12 आएगा और 9 से भाग नहीं लगा तो हमें क्या करना चाहिए, तो डियर हमें यह करना चाहिए कि 420 हम नहीं लेकर के जो एलसीएम आया है उसको हम दोगुना करके देखते हैं। 420 के टेबल में आगे तक लेते चलेंगे। तो 420 का जब दोगुना कीजिएगा तो आता है 840। अब 840 में 6 जोड़िएगा तो यह देगा 846। इसमें भी यदि आप डिवाइड करेंगे 16, 12, 20 से तो 6 शेषफल आ जाएगा, क्योंकि इसी का ये टेबल में है। कंडीशन दूसरा क्या है कि 9 से भाग लगना चाहिए। तो 8 और 4 12 और 6 18, भाग तो लग गया। अब भाग लग गया तो आपको बताना है उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग कितना है जिसे 12, 16 और 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामला में 6 शेषफल बचे और 9 से विभाजित हो जाए। तो वह जो संख्या होगा वह कितना होगा, 8, 4 12, 6 18। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। और दूसरा तरीका बनाने का, वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है, वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है, इसका मतलब होना चाहिए कि उसके अंकों का योगफल 9 के पहाड़े में आना चाहिए। तो जो भी आंसर में दिया गया है सब 9 के अंकों का योगफल है, मतलब वो संख्या का अंकों का योगफल है, मतलब 9 से भाग लगना चाहिए। तो 12 में 9 से भाग कभी नहीं लगेगा, इसीलिए यह गलत। 16 में भी डिवाइड कीजिएगा 9 से नहीं लगेगा, इसीलिए यह गलत। और 18 में तो 9 से लग ही रहा है, 14 में भी नहीं लगेगा। अगर ऐसा फॉलो कर रहा है ऑप्शन तो डायरेक्ट आप ऐसे ही चेक करके मार दीजिए, आंसर आपका 100% सत्य होगा।
तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा डियर आपके सामने। प्रश्न में दिया गया है कि दो बसें एक्स और वाई एक ही स्थान से एक ही दिशा में क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटे और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, लेकिन वाई एक्स के जाने के 6 घंटे बाद चलती है। शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पर दोनों बसें आपस में मिलेगी? बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा कि काफी लफड़ा है इसमें। अगर आप नहीं समझ रहे हैं सही से तो ही आपको यह लफड़ा लगेगा। यदि प्रश्न को आप सही तरीका से समझ जाएंगे ना तो लफड़ा नहीं लगेगा। प्रश्न में दिया गया है एक स्थान है, सपोज दैट ए है, सपोज दैट यह स्थान है, कुछ भी इसको मान लीजिए यह स्थान है, और यहां से ये रोड स्टार्ट हो जाता है चलने का, ठीक है। अब बोला गया है कि दो बस है एक्स और वाई एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलता है। दो बस है, एक एक्स है और एक वाई है, एक ही स्थान से चलेगा और एक ही दिशा में चलेगा। एक स्थान से एक ही दिशा में चला दिए और इसकी जो स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब इसका स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रहा इसका स्पीड। उसके बाद यह बोला गया है लेकिन की चाल से चलती है, लेकिन y जो है y, ये जो y है x के 6 घंटा बाद चलने के बाद चलती है। मतलब यहां से एक साथ यह नहीं खुलेगी। जब x जो है 6 घंटा चल देगा इस रूट में तब जाके y स्टार्ट होगी। तो आप सोचिए इसका स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, 6 घंटा लगातार यह चलेगी, तो यह यहां से लेकर यहां तक सपोज मान लेते पहुंच गई, और यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी तय करेगी जो x द्वारा तय किया गया होगा, x यहां पे जब पहुंचेगा तो 20 के स्पीड से 6 घंटा 20 छका 120 किलोमीटर यहां तक यह चली जाएगी। अब बात है कि y अब स्टार्ट कर देगा जाने का। अब y स्टार्ट करेगा और y का चाल है 50 के स्पीड, तो इसका चाल कम है इसका चाल ज्यादा है, तो कभी ना कभी इसको पकड़ लेगा, x को पकड़ लेगा y। तो कब पकड़ेगा या कितना घंटा बाद पकड़ेगा, इसके लिए हमको यह पता करना पड़ेगा ये जो y आगे बढ़ रहा है यह कितना के स्पीड से आगे बढ़ रहा है। तो यह 20 के स्पीड से आगे चल रहा है x, और इसका पीछा y जो 50 के स्पीड से कर रहा है। तो जब एक ही दिशा में करेगा तो सापेक्ष चाल, और सापेक्ष चाल जब एक ही दिशा में होता है तो चाल घट जाता है। कैसे घटेगा और क्यों घटेगा? सोचिए यह भी बस आगे बस 20 के स्पीड से जाएगी और पीछे भी चलने वाला अगर 20 के स्पीड से इसको रगे देगा, पीछा करेगा, कभी जिंदगी में नहीं पकड़ेगा। पकड़ेगा तभी जब रगेदा पीछा करने वाला बस का स्पीड आगे भागने वाला स्पीड से ज्यादा होगा। तो इसका स्पीड ज्यादा है, कितना ज्यादा है 30, तो 30 के स्पीड से यह आगे बढ़ेगा, और वही 30 का स्पीड जो है ये दोनों के बीच के गैप के दूरी को मैनेज करेगा और एक में पकड़वा देगा। यानी कि यहाँ पे चाल जो होगा सापेक्ष चाल जो होगा वह कितना हो जाएगा 50 माइनस 20, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 30 के स्पीड से इसको कवर करना होगा यहां से लेकर यहां तक का दूरी 120 किलोमीटर एक्स्ट्रा, तब जाके यह पकड़ लेगा। तो 120 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए अगर 30 के स्पीड से पीछे लगा चलेगा तो कितना समय बाद पकड़ लेगा? तो मीटिंग टाइम बोलिए इसको, या पकड़ने के टाइम। तो मीट टाइम अगर बोले तो समय बराबर डिस्टेंस बटा में चाल होगा। तो डिस्टेंस है 120 और चाल कितने का है? तो चाल है 30 का, तो कितना आ जाएगा डियर? ये 4 आवर, यानी कि 4 घंटा बाद y जो है ना पकड़ लेगा। अब यहां से 4 घंटा तक y चलेगा, पकड़ लिया, तो यहां से लेकर 4 घंटा लगातार चलेगा। 50 के स्पीड से चल रहा है तो 1 घंटा में 50 किलोमीटर, 4 घंटा तक चलेगा। तो y मान लेते यहां आ गया, और यहां से लेकर यहां तक का दूरी कितना हो जाएगा 200 किलोमीटर, यानी 200 किलोमीटर जाने के बाद यह दोनों आपस में मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 2। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की दिक्कत ना होगा। इतना बेहतरीन क्वेश्चन को मैं आपको इतना सिंपल विधि से समझाने का कोशिश किया हूं। चलिए बढ़ते हैं डियर तो अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है ना कि P एक काम को Q की अपेक्षा 4 गुना तेजी से करता है। काम को समाप्त करने में Q P की अपेक्षा 27 दिन अधिक लेता है।
यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। यहां पे यह दिया गया है, P एक काम को Q की अपेक्षा 4 गुना तेजी से, मतलब Q अगर एक काम प्रतिदिन करेगा तो P जो है 4 काम करेगा, क्योंकि 4 गुना तेजी से करता है। यह जो हुआ इसका क्या हुआ, क्षमता हुआ। यह सब क्या हुआ, इसका क्षमता। उसके बाद बोला है Q जो है P की अपेक्षा 27 दिन अधिक लेता है, क्योंकि काम वही है। और Q अगर अधिक दिन लेगा P की अपेक्षा 27 दिन, तो इसका मतलब यही हुआ डियर कि जब क्षमता कुछ भी रहे, इसका मतलब यही हुआ डियर कि काम अगर वही है तो जो क्षमता का रेशियो होता है उसका जस्ट उल्टा होता है समय का रेशियो, क्योंकि काम तो वही है। तो समय का जो रेशियो होगा इसका जस्ट उल्टा, यानी 4 और 1 है तो 1 और 4, और यह हो जाएगा किसका रेशियो, समय का। अब यह चीज हम रेशियो में लिखें इसलिए क्योंकि यहाँ पे x लगा के परफेक्ट बना लेंगे। और यहाँ पे देखिएगा तो कितना अधिक समय ले रहा है रेशियो में, बोलेगा सर 3x अधिक समय ले रहा है, लेकिन वहां पे कितना समय ले रहा है, 27 दिन अधिक, यानी 3x बराबर 27। काट देंगे ना इसको तो x बराबर आ जाएगा 9। इसका यह मतलब हुआ कि 9 यहां जो रखेंगे x का मान, तो यह जो लेता है 9 दिन लेता है काम करने में, और यह 9 चौक 36 दिन लेता है काम करने में। देखिए 27 दिन अधिक ले रहा है। अब पूछा है यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो इसके लिए आपको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। अब टोटल वर्क कैसे निकालिएगा, अगर P की क्षमता 4 है, जो माने हैं P की क्षमता 4 है, 9 दिन में काम समाप्त करेगा, तो 9 चौक 36 काम हुआ। या Q की क्षमता 1 है, आज 36 दिन तक काम करेगा, तो एक काम प्रतिदिन कर रहा है तो 36 काम हुआ। यानी कि दोनों में किसी को भी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह दे देगा टोटल वर्क। यानी कि टोटल वर्क जो हुआ वह कितना हुआ, 36। अब ये 36 काम को अगर दोनों मिल गया तो 4 1 5 के हिसाब से करेगा, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, यह आ जाएगा दिन। 5 से डिवाइड कीजिएगा, 5 7 35, 1/5, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। उम्मीद है बातें समझ में आ गई होंगी और किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए डियर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है ना, बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। ये बंटन का मतलब ज्यादा आपको कुछ समझना नहीं है, इसका मतलब सिर्फ यही समझना है, ये जो संख्या दिया गया है ना इसका एवरेज बताना है, माध्य बताना है। सबको पता है माध्य निकालना या एवरेज निकालना बात तो सेम ही है। इस सबको जोड़ दीजिए और जितना संख्या है ना उसे डिवाइड कर दीजिए। तो सबको जब जोड़िएगा आपस में तो सिंपल सिंपल को पहले आपस में जोड़ लीजिए ताकि आपको कठिनाई ना हो जोड़ने में। मुझे जोड़ना है तो, अगर आपको लिखित रूप में जोड़ना है तो ऐसे जोड़िए 0 0 7 7 5 12 के 2 हासिल कितना, तो 1 1 का 0 1 1 5 6 6 7 13 13 2 15 15 9 कितना 9 5 14 24 24 3 27 हासिल 2 2 आ 1 3 आ 2 5 आ 5 आ 5 1 6 672। और डिवाइड कर देंगे कितना संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6, बस 6 एक कम 6 6 एक कम 6 6 दूना 12, 112 करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया होगा। चलिए डियर अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न संख्या 95 में दिया गया है, a का मान ज्ञात कीजिए। दो तरीका है निकालने का, एक तो आप ऑप्शन को रख दीजिए यहाँ पे, और जिस ऑप्शन से LHS बराबर RHS हो गया करेक्ट आंसर वही होगा। और दूसरा तरीका है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आराम से a का मान निकाल लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 7 का मल्टीप्लाई ये से तो 7 है, प्लस में 7 चौक 28 बराबर में 5a माइनस 10, ये 5a माइनस 10 हो जाएगा। अब 5a को इधर ले आते हैं तो 7a में से 5a इधर हो जाएगा तो 2a बच जाएगा, माइनस में होगा तो 28 उधर चला जाएगा माइनस में, तो माइनस 28 माइनस 10 माइनस 29, और यहां से 2 से काट देंगे 19 बार में, माइनस लगा हुआ, इसका मतलब a का मान माइनस 19 हो गया। क्या दिक्कत है समझने में, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए डियर अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न संख्या 96। क्या लिखा गया है, प्रश्न संख्या 96 में लिखा गया है ना,
एक मिठाई की 250 ग्राम मात्रा में 20 ग्राम काजू और 30 ग्राम बादाम है, इसी मिठाई की 350 ग्राम मात्रा में काजू और बादाम क्रमशः कितने होंगे। सो इजी प्रश्न है, आप चाहे तो बना सकते खुद से, कोई भारी बात नहीं है, लेकिन आखिरकार बनेगा तो बनेगा कैसे, ऐसे बनेगा। 250 ग्राम आपके पास मिठाई है, इस 250 ग्राम में अगर देखें काजू और बादाम, तो के से काजू, बी से बादाम। काजू की मात्रा 20 ग्राम और बादाम की मात्रा 30 ग्राम, यह रियल मात्रा है। अगर हम इसको रेशियो में कन्वर्ट करें तो काट देंगे, काटेंगे ना तो 10 की पारा में 10 गुना 20 और 10 तिया 30, इस रेशियो में इसमें क्या है, बादाम और काजू और बादाम है। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि टोटल कितना हो गया मटेरियल जोड़ के मिठाई में, तो 20 और 30 50, मतलब 50 ग्राम ड्राई फ्रूट्स है इस 250 ग्राम के मिठाई में। अब ये 50 ग्राम कहां से लाया होगा जरा सोचिए। तो आप यह बोल सकते हैं कि 250 ग्राम का 1/5 भाग निकाल दिया होगा, तो यह 50 ग्राम होता है और ये वही इसमें मिला दिया होगा। मतलब ये सोच लिया होगा कि जितना मिठाई होगा उसका 1/5 भाग उसमें ड्राई फ्रूट्स मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 350 ग्राम जो आपको दिया गया, कितना दिया गया डियर, 350 ग्राम, उम्मीदें दिखाई देता होगा। तो 350 ग्राम में जो ड्राई फ्रूट्स होगा वह कितना होगा, तो 350 का 1/5 यानी कि 70 ग्राम होगा। अब ये 70 ग्राम जो होगा उसमें काजू भी होगा और बादाम भी होगा। अब यह किस रेशियो में है, यह रेशियो है 2:3 में, यानी कि 2:3 में। इसका मतलब हुआ कि 2 और 3 को जोड़िएगा तो रेशियो में पूरता है 5 और टोटल होता है 70। रेशियो में टोटल 5 और रियल में 70, मतलब 70 रियल का वैल्यू रेशियो से जब डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 14। यह किसका मान है, तो 1 का मान। अब काजू निकालना है तो 2 गुणे 14 कर दीजिए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते काजू निकालना रहता था। बादाम निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई करते, कर दीजिए मल्टीप्लाई, 14 दूना 28, 14 तिहाई 42, मतलब ये 28 ग्राम और ये 42 ग्राम। कहीं पे नजर आ रहा है तो बोलेगा यस सर आ रहा है। अगर आप ऐसे नहीं बनाते और यहाँ इतना प्रोसेस करने का मन नहीं होता तो एक बार आप ऑप्शन को झांक लेते कि 250 ग्राम में 50 ग्राम है, 350 ग्राम में 70 ग्राम होगा, तो कौन सा दो ऑप्शन को जोड़ेंगे जहां 70 ग्राम दे देगा। 28 42 70 होता है, हो जाएगा। 21 28 कहियो 70 नहीं देगा, 40 60 100 25 45 यह दे देगा आपका 70। तो यहाँ पे मामला फंस जाएगा। जब मामला फंस जाएगा तो आप डायरेक्ट इसको नहीं मार सकते हैं, क्योंकि 70 तो यह भी पूरा रहा है, इसीलिए आपको रेशियो निकाल करके ही डिवाइड करना पड़ेगा। उम्मीद है डियर बात समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। तो बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो प्रश्न में दिया गया है एक धनराशि की साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर पर 5 और 6 वर्षों में परिपक्वता, परिपक्वता का मतलब हुआ मूलधन प्लस ब्याज यानी कि मिश्र धन, राशि क्रमशः 1120 रुपया और 1184 रुपया है। तो आपको बताना है डियर मूलधन। इसका मतलब हुआ कि 11 साल यदि पैसा अगर आप रखते हैं किसी के हैं, सॉरी 11 नहीं 5 साल, 5 वर्ष और 6 वर्ष बोला है, यदि आप किसी के यहाँ 5 वर्ष पैसा रखते हैं तो वह जो पैसा हो जाएगा आपका 1120 हो जाएगा। वही पैसा यदि 6 साल तक छोड़ देते तो वह पैसा हो जाता है 1184। अब हमें एक बात बताइए, यहां से दोनों में समय का कितना का अंतर है, 1 साल का। 1 साल के चक्कर में 1120 से 1184 हुआ तो कितना बढ़ गया, 64 बढ़ गया ना, हाँ 64। इसका मतलब हुआ कि 1 साल में जो ब्याज मिलता है वह 64 रुपया मिलता है। तो 5 साल में कोई राशि 1120 हुआ होगा तो 5 साल में इसमें ब्याज कितना रहा होगा, तो जो 1120 रुपया है यह क्या है, यह आपका प्रिंसिपल भी है और प्लस में एसआई भी है। और यह एसआई कितना साल के इसमें घुसा हुआ है, 5 साल का।
तो 5 साल का ब्याज कितना होगा? 5 साल का ऐसा यानी कि ब्याज, तो 5 गुने 64 मल्टीप्लाई करेंगे 320, मतलब इसमें ब्याज 320 रुपया है। तो 320 इसमें से घटा दीजिएगा तो जो बच जाएगा वो आपका प्रिंसिपल है। 1120 में से 320 घटाइएगा तो 800, यानी कि 800 जो हुआ आपका क्या हुआ? प्रिंसिपल हुआ, जो कि आगे ऑप्शन में दिया गया। अगला पेज में घबराए नहीं, ऑप्शन संख्या 2 करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया है। तो चलिए डियर अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है तो देखकर आपको घबराना नहीं है। लिखा गया है कि एक मशीन एक निश्चित समय अवधि में एक पुरुष की तुलना में दोगुना कार्य कर सकती है। 10 मशीन और 5 पुरुष को किसी कार्य को पूर्ण करने में 60 दिन का समय लगता है। 10 पुरुष और 5 मशीनों को उसी कार्य को पूर्ण करने में कितना समय लगेगा? तो बात यहां पे ऐसा है, एक मशीन एक निश्चित समय अवधि में एक पुरुष की तुलना में दोगुना कार्य करता है। तो एम से मशीन और पी से पुरुष, कार्य दुगुना करता है, इसका मतलब हुआ कि क्षमता दुगुना है। तो पुरुष अगर एक काम एक दिन में एक काम करता है तो मशीन 2 काम करेगा एक दिन में, और यह क्या हुआ? इसका क्षमता हुआ। अब होता क्या है ना कि 10 मशीन और 5 पुरुष मिलकर लगातार काम कर रहा है तो 60 दिन में काम खत्म होगा। यानी कि संख्या के बारे में बात करें, संख्या, तो यहाँ पे इसकी संख्या 10 है और इसकी संख्या 5 है। अब सोचिए आप कि मशीन की क्षमता 2 काम प्रतिदिन करने का है, या संख्या में 10 है, यानी कि 10 दूना 20 काम प्रतिदिन हो रहा है पर डे, और इसका क्षमता 1 है या 5 गो से डेली आ रहा है, तो 1 5 5 यानी कि 5 काम पर डे हो रहा है। तो पर डे अगर ये दोनों मिलकर काम कर रहा है तो 20 और 5 25 काम प्रतिदिन हो रहा है, और काम समाप्त हुआ है 60 दिन में। इसका मतलब हुआ कि जो टोटल वर्क होगा वह कितना होगा? 25 काम प्रतिदिन हो रहा है और टोटल दिन 60 लगा है, तो 25 गुने 60, यह जो हुआ आपका टोटल वर्क हुआ। अब आपको यही बताना है कि 10 पुरुष और 5 मशीनों को उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? कितना? तो ध्यान दीजिए, 10 पुरुष, पुरुष कितना है? 10, मशीन कितना है? 5। अब सोचिए 10 पुरुष अगर काम करेगा तो 10 काम प्रतिदिन, 5 मशीन करेगा तो भी 10 काम प्रतिदिन हुआ। तो यहां से टोटल काम एक दिन में कितना होता है? 10 और 10 20 काम, यानी कि समय बराबर जो होगा वह टोटल काम 25 गुने 60, और एक दिन का क्षमता है 5 मशीन और 10 पुरुष का, 10 और 10 20, डिवाइड करेंगे तो 20 तिहाई 60 और 25 तिहाई 75 दिन लगा देगा इस काम को करने में। कोई दिक्कत तो नहीं? इतना आसान तरीका से आपको समझाएं, कैसे दिक्कत होगा? इतना बेहतर तरीका से आपको कौन समझाएगा बिहार पुलिस में? चलिए डियर तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न संख्या 99 में क्या दिया गया है? नमक की 2 किस्में टी और एस, जिनके क्रय मूल्य क्रमशः 25 रुपया और 35 रुपया प्रति किलो है, को 4 और 6 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। मिश्रित किस्म को 37 रुपया प्रति किलो की दर से बेचा जाता है। लाभ प्रतिशत लगभग कितना, ये बताना है। अब यहाँ पे ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। 2 प्रकार की नमक है, टी और एस। अगर इसका रेट की बात करें मूल्य की, तो इसका मूल्य है 25 रुपया प्रति केजी मान लेते हैं, और केजी तो लिखा ही गया है, और 35 रुपया प्रति केजी। इसको जो मिलाएंगे वह रेशियो होगा 4:6। तो यह जो रेशियो होता है मिलाने का, यह होता है वजन का रेशियो 4:6। इसका मतलब हुआ कि 4 केजी टी वाला नमक मिलाएंगे तो 6 केजी एस वाला नमक मिलाएंगे। तो आप जरा सोचिए कि 4 केजी नमक का दाम, चाहेंगे तो इसको आप काट भी सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। 25 रुपये इसका दाम है, 4 किलो वजन में रहेगा तो 100 रुपया इसको यहाँ पे खर्च होगा। 35 रुपये दाम है इसका, 6 किलो खरीदेगा, 35 छः का कितना होगा? 6 × 5 = 30, 36 का 18 2 20,
सॉरी 36 का 18 3 21, 210 रुपया। अब ये दोनों को आपस में मिला दिए तो इसका मतलब हुआ कि 6 व 4 10 केजी, और 10 केजी का जो दाम हुआ खरीदारी रेट 100 और 210 310 रुपया। लेकिन ये आपका कॉस्ट प्राइस है। आपको बताना है कि जब इसको मिलाकर हम 37 रुपये बेचेंगे तो यही 10 केजी को यदि आप 37 रुपये बेचिएगा तो 1 केजी का दाम अगर 37, तो 37 10 केजी का दाम कितना, 37 ढाई के 370, यानी कि रुपया 370 में आप बेच दीजिएगा। ये आपका सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे लाभ आप नहीं बता सकते हैं क्या? 310 में खरीद कर यदि आप 370 में बेच रहे हैं 10 केजी नमक, इसका यह मतलब हुआ कि आप 60 रुपया का फायदा ले रहे हैं। 60 रुपया का फायदा आप किस पर ले रहे हैं? 310 पे। अब प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना, 100% भी बोल सकते हैं। जब इसको आप काटिएगा तो 0 से 0 गायब, ये जो हो जाएगा 600 बटा में 31। अब 31 के पहाड़ा में डिवाइड कीजिएगा। अगर 31 गुना पढ़ते हैं तो 62 होता है। 62 का मतलब 620। अगर ये 600 नहीं रह करके 620 होता तो लगभग 20 मरतबे कटता, यानी कि यह जो लगभग देगा 20% लगभग। तो लगभग करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 1। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। 19.5 से ऊपर ही आएगा तो इस प्रकार से करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना, लगभग में 20%। और डियर लास्ट प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 100 ये रहा आपके सामने। इसके बाद सुबोध सर जी आपको पढ़ाएंगे साइंस। तो प्रश्न में दिखाई दे रहा होगा आपको, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या दिया गया है और इसका आयतन भी दिया गया है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो मेंसुरेशन का प्रश्न हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जब भी आयतन दिया गया हो या क्षेत्रफल दिया गया हो तो फॉर्मूला पहले उसी का लगाते हैं। मतलब आयतन इसका है इतना, तो एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होता है? तो बेलन का आयतन होता है डियर पाई आर स्क्वायर एच, और यही आपको दिया गया है 5197। अगर हम पॉइंट नहीं लिखते हैं तो बटा में 10 करेंगे तो किसी को कोई समस्या नहीं। अब पाई का मान तो 22/7 लेना है, वहां पे बजाबते बोला गया है, और आर स्क्वायर, तो आर का मान है 10.5, ये 10.5 हुआ। 10.5 का मतलब 21/2 होता है, सभी को पता होना चाहिए जब इसको दशमलव में तोड़ेंगे तो, यानी कि आर स्क्वायर तो 21/2 गुणे 21/2 लिख सकते हैं, और गुणे एच का मान पता नहीं है, और बराबर ये हो गया 51,975 डिवाइड 10। और आप सभी को पता होना चाहिए कि नीचा से नीचा कट जाता है, इसमें कोई शक नहीं। अब यहाँ पे काटिएगा तो आप 2 के पहाड़ा में काटिए, 2 5 10, 5 के पहाड़ा में बुलाइए, 5 एकम 5, ये हो गया कितना 0, 5 तिहाई 15, 4 और 7, 5 नमा 45, 5 25। उसके बाद आप ऊपर से ऊपर काट दीजिए एक बार, तो 11 के पहाड़ा में काट सकते हैं, 11 दूना 22, और 11 के पहाड़ा में 11 नमा 99, 4 और 9, 11 चौक 44, 11 5 55। 2 से यह 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 के पहाड़ा में 3। अब 3 के पहाड़ा में इसको जब आप काटिएगा ना तो 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, 3 5 15, और 7 के पहाड़ा में काटिएगा ना इसको, 7 तिहाई 21, 7 चौक 28, 7 5 35, और ये 3 के पहाड़ा में फिर से कट जाएगा 15। मतलब कुल मिलाकर के काटोइत एच का जो मान आया वह कितना आया 15। और आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। सबको पता है कि टोटल सरफेस एरिया जो होता है बेलन का वह क्या होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब ये इंटू में आर प्लस एच कहाँ से आता है? तो आपको पता होना चाहिए कि 2 पाई आर एच जो होता है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चारों तरफ का ऊपर नीचा छोड़ के, और ऊपर नीचा जो होता है इसका भाग वह वृत्ताकार होता है, और वृत्ताकार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और एक वृत्त नीचे बनेगा और एक ऊपर बनेगा, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर इसमें जोड़ देंगे। यहाँ से 2 पाई आर हो जाता है कॉमा, और बच जाता है एच प्लस में आर। यहाँ से ये फॉर्मूला बन जाता है। अब इस फॉर्मूला में सभी का मान रख दीजिए। मान रखिएगा तो 2 गुने 22/7 गुने आर का मान 21/2। उसके बाद ये आर का मान कितना है
21/2 की जगह पे हम 10.5 भी लिख सकते हैं और एस का मान 15। किसी को कोई समस्या नहीं ना। अब यहाँ पे काटना चाहेंगे आप तो काटिए ना, 2 के पहाड़ा में 2 उड़ा दीजिए, 7 के पहाड़ा में 3 उड़ा दीजिए, 22 कितना हुआ 66 और गुणे 10.5 आप 15 को जोड़िएगा तो 25.5 आएगा। 25.5 को हम 51/2, क्योंकि हम 25 को हम 50/2 लिख सकते हैं। तो 25 को 50/2, उससे आगे बढ़े तो 0.5 जिसको हम 1/2 लिख सकते हैं, यानी कि हम उसमें एक और जोड़ेंगे, यानी कि कुल मिलाकर 51/2। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 51/2 से, इतना तो आप जानते ही होंगे। 2 के पहाड़ा में 33, जो मल्टीप्लाई करके आएगा वह 33 गुने 51 के बराबर आएगा। अब यहां से एक बार ऑप्शन चेक कीजिएगा तो इकाई अंक पर नजर मारिए, तो जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 एकम 3 इकाई अंक तो आना इसका तय है। और 3 इकाई अंक वाला यदि 1 से अधिक रहेगा तो इकाई अंक के भरोसे ना रहेंगे, मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। लेकिन 3 वाला तो सिर्फ और सिर्फ एक है, ऑप्शन 4, बाकी तो गलत हो जाएगा। इसीलिए मल्टीप्लाई भी नहीं करिए और आंसर आंख बंद करके मारिए ऑप्शन 4। तो डियर, उम्मीद है कि यहाँ तक मैथमेटिक्स में जो आपको प्रैक्टिस सेट कराए हैं कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आप बढ़िया तरीका से प्रैक्टिस कर रहे होंगे प्रीवियस ईयर और मॉडल प्रैक्टिस सेट। ज़्यादा आपके पास समय नहीं है, सेटिंग उटिंग के चक्कर में नहीं पड़े, आप अपना बहुत कीमती समय गवा दीजिएगा और आप बाद में यही बोलिएगा कि प्रश्न तो बहुत ईजी था लेकिन मैंने पढ़ा नहीं इसलिए बना नहीं। तो अभी भी आपके पास मौका है, प्रैक्टिस सेट को रगड़ डालिए और जो दिक्कत हो ना व्हाट्सअप करते रहिए, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, बाकी आप समझदार है। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर, और रोकना नहीं चाहिए, भाई को सपोर्ट भी तो चाहिए ना, तभी तो मेरा भी हौसला बढ़ता रहेगा ना कि हाँ हम जो पढ़ा रहे हैं आप लोगों के लिए अच्छा हो रहा है, लाभकारी हो रहा है, आप लोग पढ़ रहे हैं। अगर आप नहीं करेंगे लाइक सब्सक्राइब शेयर तो क्या पता चलेगा, हम पढ़ा रहे हैं लेकिन आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है, आप लोग ना बैठे हुए सेटिंग के भरोसे। बाद में बोलिए कि सर बहुत अच्छा कर रहे थे, पढ़ लेते ना, समय बचा हुआ था, कुछ ना कुछ तो मेरा हो ही जाता बढ़िया से। इसलिए समय मत गवाइए, मैं तो यही कहूँगा, सेटिंग के भरोसे नहीं रहिए, अपना पढ़ाई जारी रखिए, अपने दम पे नौकरी लीजिए, क्योंकि इस बार चोरी चलने की संभावना बिल्कुल कम रहेगा, क्योंकि विपक्ष बहुत तगड़ा है बीजेपी, और कोई नहीं चाहता कि मेरा सरकार गिरे और मेरे सरकार पे गलत सलत सवाल जवाब उठे। तो चोरी चलने का चांस इस बार कम है। ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं यह सेट नंबर 10 होगा जो बिहार पुलिस का मॉडल सेट है। तो शुरुआत करते हैं साइंस का, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित प्रतिक्रिया में कौन अवकारक है। तो अवकारक यहाँ पर समझिए, अवकारक, ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अवकारक है। तो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए कि अवकारक, अवकारक, अवकारक में क्या होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, त्याग करेगा, ठीक है। कि वैसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, वो त्यागेगा, तो वह क्या कहलाएगा, अवकारक। एक होता है अवकरण। तो अवकरण में क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए कि अवकारक में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को त्याग होगा, और अवकरण में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रतिक्रिया में कौन अवकारक है। अवकारक कहने का मतलब हुआ इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्यागेगा, वही अवकारक कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3MnO2 है और 4Al और 3M2LO3, ठीक है। तो यहाँ पर हमको देखना है अभिक्रिया में कि एल्युमिनियम के अणुओं की संख्या, परमाणुओं का संख्या कितना था, 4 था, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि एल्युमिनियम किसके साथ, यानी कि 2Al2O3 जो है, 2Al2O3, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर जो है ऑक्सीजन O3 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन जो है O2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की बात किया जाए तो कितना हो गया, 3 दूना 6। इसमें परमाणु की संख्या अगर ऑक्सीजन के पूछा जाए तो कितना होगा, 3 दूना 6, ठीक है। और Mn का अगर मैंगनीज का पूछा जाए तो कितना है, 3 है, ठीक है।
ऑक्सीजन का कितना हो गया 6 परमाणु संख्या और Mn का कितना हो गया 3। तो इलेक्ट्रॉन की हम बात किया जाए कि इलेक्ट्रॉन इसमें कितना था, इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 3 दूना 6 ऑक्सीजन का, इसमें इलेक्ट्रॉन 3। अब यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम के कितना है 4 इलेक्ट्रॉन है अणुओं की संख्या, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 तो है लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 6 है। ये ऑक्सीजन क्या करेगा यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। कितना इलेक्ट्रॉन ले लेगा 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो मतलब ऑक्सीजन क्या कर रहा है लाभ हो रहा है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ले रहा है। और ये एल्युमिनियम क्या किया त्याग दिया। तो यह जब इलेक्ट्रॉन को एल्युमिनियम त्याग दिया यही इसका क्या होगा अवकारक होगा। ठीक है, अवकारक कौन हो जाएगा एल्युमिनियम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन 72 का रहा है कि 10 के घात -5 m सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH घोल का पीएच मान ज्ञात करें। ठीक है, तो जब भी अगर आपको पीएच मान ज्ञात करना हो तो क्या कीजिएगा कि एक 10 के पावर -5 है तो आप लोग बताइए कि पीएच मान जो अधिकतम कितना तक होता है 14 तक होता है। कितना तक होता है 14 तक होता है। तो हम आपको एक सिंपल फंडा बताते हैं कि कैसे बनाइएगा। जब भी अगर पीएच मान ज्ञात करना हो तो डायरेक्ट आप क्या कीजिएगा इसका 10 के पावर कितना लेना है -14, क्योंकि अधिकतम इसका पीएच मान कितना हो सकता है 14 तक। ठीक है, तो -14 लीजिएगा हमेशा -14। अब यहाँ देखिए और इसका जो दिया रहे पावर उसको नीचा लिखिएगा। 10 के पावर कितना होगा -5। अब यहाँ पर देखिए कि 10 के पावर -5 है, ऊपर में अगर जाएगा ठीक है तो +5 हो जाएगा। तो बताइए कि 5 ऊपर में जाएगा तो क्या होगा +5 हो जाएगा। तो 10 के पावर 14 में से 10 के पावर 5 चला जाएगा तो क्या बचेगा, तो 10 के पावर 9 बचेगा माइनस में। लेकिन जब भी पीएच मान होता है तो पावर में आएगा, लेकिन पीएच मान बताइए कि कभी भी इतना हो सकता है। हम बताएं कि पीएच मान अधिकतम हो सकता है कितना तक 14 तक। तो इसका पावर से इसको बेस से हमके कोई मतलब नहीं है। और जब भी पीएच मान आता है तो किस में आता है धनात्मक आता है न कि ऋणात्मक। तो इसका पीएच मान कितना हो जाएगा 9। हमारा वैल्यू होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, फिर से समझिए जो अधिकतम पीएच मान कितना होगा 14 होगा तो उसको ऊपर रखिएगा, जो दिया रहेगा मान उसको नीचे रखिएगा, लेकिन हमेशा 10 के पावर -14 लीजिएगा। ठीक है, पावर घटेगा आ गया 10 के पावर -9। तो हम बताएं कि पीएच मान 14 से ज्यादा नहीं होता है। अब पीएच मान जब भी आएगा तो कैसा आएगा धनात्मक। तो आंसर होगा हमारा 9। इसका फॉर्मूला भी आता है। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 का रहा है कि 10 ग्राम का एक बुलेट 5 किलोग्राम के एक बंदूक से 400 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो बंदूक का प्रतिक्षेप वेग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए पहले जो हमको दे रखा है M1 का मान कितना दिया है 10 ग्राम दिया है। ठीक है, उसके बाद अगर M2 के बात किया जाए तो कितना दिया है 5 किलोग्राम दिया है। ठीक है, बंदूक से 400 मीटर यानी कि V1 का मान जो हमें दे रखा है, V1 का जो मान दे रखा है कितना दिया है 400 मीटर पर सेकेंड। और V2 का बात किया जाए तो नहीं दिया है, लेकिन हमसे पूछ लिया है कि बंदूक का प्रतिक्षेपित बताइए। बंदूक का प्रतिक्षेप बराबर वाट। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला होता है M1 गुने V1 प्लस M2 गुने V2 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमको तो निकालना है V2 का मान। तो जब V2 का मान निकालेगा तब V2 बराबर क्या हो जाएगा M1 गुने V1, M1 गुने V1। अब बट्टा में जो आ जाएगा कि M2 बट्टा में आ जाएगा। क्या आ जाएगा M2 बट्टा में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि M2 गुना में था भाग में आ गया। अब समझिए M1 का मान कितना है, तो M1 का मान 10। तो क्या 10 को हम 10 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर जो होना चाहिए 100 ग्राम होना चाहिए। कितना होना चाहिए 100 ग्राम। ठीक है, कितना ग्राम होना चाहिए 100 ग्राम, तब जाकर यह जो मैच करेगा ऑप्शन। ठीक है, तो 100 ग्राम को हम लिख सकते हैं कितना। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक बात देखिए कि V2 बराबर हम लिखें
m1 गुने v1, ठीक है। और ये जो था m2 गुना में तो कहाँ गया, भाग में, लेकिन बराबर के जब साइड चेंज करते हैं तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस सारा के सारा मान क्या हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। तो बताइए m1 का जो मान हम लिख सकते हैं 10 के 100 जो है 100 ग्राम को हम 10 के पावर क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं गुने, ठीक है। m1 का मान, v1 का मान बताइए, v1 का मान कितना है 400, तो हम लिख लेंगे 400 लिख लेंगे, ठीक है, बटा में। अब यहाँ देखिए m2 का मान कितना है, तो m2 का मान जो है 5 kg है, तो कितना लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे। काटिए यहाँ पर 5 से काटिएगा तो कितना होगा, 5 अट्ठे 40 यानी 80 बचेगा, यानी कि बच गया 10 के घात -2 गुने 80, ठीक है। अब यहाँ देखिए 80 जो बचा, तो 10 के पावर -2 करने का मतलब माइनस जब भी रहेगा तो भाग में रहता है, क्या रहता है, भाग में। इसको हम ले जाएंगे तो 10 कहाँ जाएगा, 10 के पावर 2 है तो इसको हम 100 लिख सकते हैं, 10 के पावर 2 को हम 100 लिखेंगे। अब बटा में क्यों लिखेंगे, क्योंकि यह इनवर्स में। अब यहाँ काटिए, 1 0 से 1 0 कटेगा, 10 कितना अंक के बाद, 8 अंक के बाद, तो 0.8 मीटर पर सेकेंड इसका क्या होगा, आंसर होने वाला 0.8 मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा फार्मूला m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2 बराबर 0। हमको v2 का मान ज्ञात करना था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन कर रहा है कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो यह बल होगा। तो आप लोग जानते होंगे F बराबर क्या होता है, 1/r²। r² क्या होता है, उसके बीच की दूरी होता है, ठीक है। बीच की दूरी को आधी कर दी जाए, बीच की दूरी, तो मान लो कि बीच का दूरी जो पहले था कितना, 1, कितना था 1, अब इसको आधी जब कर देंगे तो 1 बटा क्या होगा, r² होगा, या एक आधी करने का मतलब 1/2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब इसको हम जब आधी करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका होगा 1/2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, यहाँ पर r² होता है ना, तो यहाँ पर जो हम बताएं कि r का मान कितना होगा, आधी कर दी जाए, तो r का मान 1/2 हो गया, आधी करने का मतलब 1/2। अब यहाँ पर तो 1/2 रखे, r के स्थान पर क्या रखना है, 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि क्या गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 गुना, यानी कि बल का मान जो आ जाएगा 4F के बराबर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 76 कि निम्न विद्युत परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध के बीच विभवांतर होगा, ठीक है। तो समझिए कि 4 ओम यानी कि 4 ओम प्रतिरोध के बीच का विभवांतर पूछा है। तो आप लोग जानते होंगे कि प्रतिरोध जो होता है, ठीक है, विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। प्रतिरोध जो होता है विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती। समानुपाती कहने का मतलब बराबर, अगर R का मान जितना रहेगा उतना ही V का मान। तो यहाँ पर देखिए 4 ओम बोला है, क्या बोला है, 4 ओम। तो अगर प्रतिरोध अगर 4 ओम है तो इसका जो होगा V भी कितना होना चाहिए, 4 ओम ही होना चाहिए। अगर वोल्ट 2 ओम है तो इसका भी प्रतिरोध भी क्या होना चाहिए, 2 ओम होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 ओम प्रतिरोध पूछा है, तो इसका 4 वोल्ट भी आंसर होगा। क्या है कि प्रतिरोध और विभवांतर एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समानुपाती होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश के डैश से संबंधित है। बताइए टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है, तो यह प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है, ठीक है। प्रकाश के प्रकीर्णन किसे कहते हैं, बताइए कि जब प्रकाश की यानी कि सूरज की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती है तो कुछ उसमें धूल कण इत्यादि कण क्या रहते हैं, तैरते रहते हैं, तो कुछ प्रकाश को वो अवशोषित कर लेता है और कुछ प्रकाश को क्या करता है, चारों तरफ बिखेर देता है, उसी को प्रकाश के प्रकीर्णन कहते हैं। तो यह जो टिंडल प्रभाव की घटना है क्या कहलाता है, जो आकाश में घटता है, ठीक है, इसी को हम प्रकीर्णन कहेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है, मुख्य क्वांटम संख्या से, चुंबकीय क्वांटम संख्या से, प्रचक्रण क्वांटम संख्या से। तो यह होगा मुख्य क्वांटम संख्या से, किससे, मुख्य क्वांटम संख्या से। और क्वांटम सिद्धांत कौन दिया था,
तो प्लांक ने दिया था। कौन दिया था? प्लांक। अगला है कि पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधे में कौन सा अणु होता है? पशुओं में हीमोग्लोबिन होता है, उसी प्रकार क्वेश्चन करने का मतलब हुआ कि पशुओं में हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, तो पौधे में भी उसी प्रकार के अणु को क्या कहेंगे? साइटोक्रोम कहेंगे, सेलुलोज कहेंगे, क्लोरोफिल कहेंगे, कैरोटीन। तो जिस प्रकार से हम लोग में या जंतु में जो या पशु में जो हीमोग्लोबिन होता है, तो रंग की चर्चा, जैसे कि पूछेगा कि रक्त का रंग होता है लाल क्यों? तो हीमोग्लोबिन के कारण। अब पूछेगा पौधे का रंग हरा क्यों होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। तो रंग के से संबंधित है, तो रंग वाला ही आंसर होगा, यानी कि क्लोरोफिल हो जाएगा आंसर। शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में क्या होता है? कम अनुपात में संतृप्त वसा अम्ल होता है, कम अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल होता है, समानुपात में संतृप्त एवं असंतृप्त वसा अम्ल होता है, या उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा होता है? तो यह होगा उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो लिपिड जो बनता है वह किससे बनता है? तो वसा, ठीक है, वसा और लिपिड जो होता है वसा एवं गिल्सरील का बना होता है, गिल्सरॉल का बना होता है, गिल्सरॉल का, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा और अम्ल का बना होता है। उच्च मतलब कि बहुत ही ज्यादा वसा रहता है, लिपिड मतलब जो तेल वाला जो भी पदार्थ छान के खाया जाता है उसको हम लिपिड कहेंगे। उसमें वसा की मात्रा, फैट की मात्रा ज्यादा होता है, बहुत उच्च होता है। चलिए, जिस प्रक्रिया के माध्यम से अंतरिक्ष प्रकाश ऊर्जा का प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रकाश जो छितरा जाती है, इसका ऑप्शन जो है नेक्स्ट पेज में दिया गया है। क्या कहेंगे? समन कहेंगे, अपमार्जन कहेंगे, परास्किक अपघटन कहेंगे, ठीक है, प्रकाश के अपघटन कहेंगे, या चौथा है प्रकाश स्फुरन कहेंगे। बताइए इसका क्या आंसर होगा? तो समन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समन कहलाएगा, ठीक है। क्वेश्चन था कि जिस प्रक्रिया के माध्यम से अंतरिक्ष प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो जिसमें प्रकाश छितरा जाएगा उसको हम समन कहेंगे। क्या कहेंगे? समन कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रतिक्रिया में ऑक्सीकारक बताइए। हम अभी जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन देखे थे, ठीक है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रतिक्रिया में ऑक्सीकारक बताइए, ठीक है। Fe2O3 और एल्युमिनियम, ठीक है, तो इसमें ऑक्सीकारक बताना है। तो बताइए इसमें एल्युमिनियम के कितने अणु? 2, और यहाँ पर देखिए 2Fe, और यहाँ पर Al2 जो है, हम बार बार कह रहे हैं कि यह क्या करेगा? ये ऑक्सीजन को, यानी कि एल्युमिनियम के जो बातम कक्षा में क्या है, जैसे हम जानते हैं कि एल्युमिनियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 3 होता है, तो 2, 8, 3। अब यहाँ पर देखिए, ये जो अष्टक के नियम पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? खो देगा। तो जो इलेक्ट्रॉन खोता है उसको हम अवकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकारक। तो एल्युमिनियम हमेशा इसके साथ, ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? त्यागेगा। इसीलिए जो ये अवकारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अवकारक। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको हम क्या कहते हैं? अवकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकरण। तो बताइए इसका क्या होगा आंसर? तो यह इसका आंसर होगा Fe2O3। क्या है कि ऑक्सीजन को क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लेगा, यानी कि लाभ कमा रहा है। तो इसीलिए ऑक्सीकारक कौन हो जाएगा? Fe2O3। अवकारक अगर पूछता तो कौन होता? एल्युमिनियम होगा। नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता है? भेड़ को, भैंस को, बाघ को, ऊंट को? बताइए।
तो यह ऊंट को अगर नमक के भारी मात्रा में सेवन करेगा, उसके बावजूद भी क्या होगा, रक्तचाप उसको उच्च नहीं होता है। किसको? ऊंट को। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से कौन है? जो नवजात शिशु है उसके लिए सबसे अच्छा भोजन कौन होगा? दूध। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि जब भी अगर शिशु का जन्म होता है तो माँ का जो पहला गाढ़ा दूध पिलाया जाता है, जिससे कुपोषण के यानी कि कम शिकार होता है बच्चा, ठीक है। इसीलिए जो है माँ के दूध पिलाया जाता है। तो याद रखिएगा कि नवजात शिशु के लिए इनमें से सबसे अच्छा जो है कौन होगा? दूध होगा। रक्तचाप किसका अधिक स्राव होने से बढ़ सकता है? थायरॉक्साइन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडियोल या एस्ट्रोल, ठीक है। तो यह जो होगा आंसर थायराइड, यानी कि थायराइड होना चाहिए, लेकिन इसमें ऑप्शन है थायरॉक्साइन। तो अगर थायराइड के बात किया जाए, थायराइड ग्रंथि तो किससे होता है स्रावित? थायराइड ग्रंथि, यहाँ समझिए, थायराइड ये भी कहा जा सकता है थायराइड ग्रंथि से, ठीक है। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो थायरॉक्सिन। कौन होता है? थायरॉक्सिन। इसी को ऑक्साइड में बदल दिया गया, थायरॉक्सिन। यह जो थायरॉक्सिन जो होता है, थायराइड ग्रंथि जो रहता है, श्वास यानी कि श्वास नलिका जो है उसके दोनों तरफ साइड में क्या रहता है? स्थित रहता है। कौन? थायराइड ग्रंथि। और थायराइड ग्रंथि से ही थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है और यह रक्तचाप को क्या करता है? बढ़ा देता है। तो ऑप्शन हमारा होगा थायरॉक्सिन। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि पीलिया रोग, ठीक है, क्वेश्चन है पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है, मतलब अंग बताना है। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? तो यकृत को प्रभावित करेगा, क्योंकि यह पीलिया जो रोग होता है यकृत में होता है। यह आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत के, ठीक है, यकृत के यानी कि बोन मैरो में होता है, ठीक है। पूछेगा यकृत कहाँ बनता है? तो भ्रूण अवस्था में बोन मैरो, मेसोड्रम में, भ्रूण अवस्था में जो यकृत के मेसोड्रम में बनेगा रक्त, आरबीसी का निर्माण। लेकिन अगर पूछेगा सिंपल कि बताइए कि रक्त कहाँ बनता है, तो यकृत के यहाँ पर जो रक्त पूछेगा कि रक्त कहाँ जाके बनता है, तो यह अगर भ्रूण अवस्था की बात किया जाए बच्चों में, तो यह जो है रक्त बनता है रक्त यानी यकृत के मेसोड्रम में या बोन मैरो में, ठीक है। बोन मैरो नहीं, अस्थि मज्जा में। रक्त कहाँ बनता है? तो अस्थि मज्जा में। लेकिन क्वेश्चन पूछा है पीलिया रोग किससे प्रभावित कर रहा है, तो यकृत को ही प्रभावित करेगा। ये पीलिया तो अपने रोग है, तो किस अंग को प्रभावित करेगा? तो यकृत को, ठीक है। किसको प्रभावित करेगा? यकृत को। यकृत का अगर वजन के बात किया जाता है कितना होता है? 1.5 kg का होता है। और पूछेगा कि शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि भी कौन है, तो शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि भी यकृत ही होता है। कोलेस्ट्रॉल किसमें नहीं होता है? ग्राउंड ऑयल में, बटर ऑयल में, इस सब में बटर ऑयल में होता है, बटर मिल्क में भी होता है, आइसक्रीम में होता है, लेकिन ग्राउंडनट ऑयल में नहीं होता है। चलिए, अंतिमा क्वेश्चन है कि प्रतिजन क्या होता है? प्रतिरक्षी का परिणाम होता है, प्रतिरक्षी के विपरीत होता है, प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन करता है, प्रतिरक्षी का अवशेष है, ठीक है। बताइए क्या आंसर होने वाला है? तो यह आंसर होगा प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन करता है, मतलब जो है रोगों से लड़ने का काम करता है। कौन? प्रतिजन, यानी कि इसको हम एंटीबायोटिक भी कहते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।